नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की तमाम 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम, और दिखाएंगे इन खबरों को आपको विस्तार से भी और रफ्तार से भी। बारी बारी से आपको बताते हैं पहले कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के इस्लामाबाद की उस खबर से, जहां पर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को लेकर बातचीत चल रही थी कि युद्ध विराम कैसे किया जाए, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली। इस वार्ता में कोई भी सफलता नहीं मिली है। इस खबर में क्या ताजा अपडेट आए हैं वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी हुई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को पत्र लिखा है और सभी से इसके समर्थन के लिए अपील की है। इधर रायपुर में भी इस अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। प्रदीप शुक्ला नाम का एक शख्स है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या इसका कनेक्शन है, क्या ये काम करता था लॉरेंस गैंग के लिए, ये भी आपको बताएंगे। चौथी खबर नाव हादसे से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें कि वृंदावन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 लोग लापता है। एसटीएफ की तरफ से इधर ये जो प्रदीप शुक्ला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये चौथी खबर है। और पांचवी और आखिरी खबर होगी संगीत जगत से। प्लेबैक सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है ब्रिज कैंडी अस्पताल में। तो ये पांचों खबरें बारी बारी से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच शांति वार्ता जो चल रही थी वो 21 घंटे के बाद बेनतीजा हो गई। जी हां, इस पर कोई भी समाधान नहीं निकला। इधर जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, खुले दिल से हम यहां पर आए थे, लेकिन बिना डील के ही अमेरिका हम वापस लौट रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इधर अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर कोई समझौता संभव नहीं हो पाया। वेंस ने यह भी कहा कि बिना डील के लौटना ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, हमारे लिए नहीं है। इधर ईरान मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी और इसी वजह से कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। तो देखिए पेच कहां पर फंसा है। पेच फंसा है यूरेनियम का जो संग्रहण किया हुआ है ईरान ने, उसको लेकर, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, और लेबनान में जिस तरह से इजराइल का हमला लगातार जारी है इसको लेकर। तो ये वो बड़ी बातें हैं। साथ ही जो अब तक के टोल वसूला गया था उसको लेकर भी, जो अब तक के जो नुकसान हुआ है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ये जो डायलॉग शुरू हुआ था उसके पहले जो इसका इंटेंशन था उस पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राना अली सोहेब साहब जुड़ चुके हैं। सोहेब साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये बातचीत जो हुई है वो क्या बातचीत हुई है? 21 घंटे की बातचीत हुई है, कहां पर जाकर पेच फंसता है, कहां पर सहमति नहीं बन पाई है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो ये जो बातचीत है तकरीबन कोई 21-22 घंटे तक जारी रही है। तो इस बातचीत से शुरू होने से पहले ही दोनों जो ममालिक के फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से ये अपना मुसवदा जो है, जो पॉइंट्स हैं बेसिकली जिनके ऊपर डायलॉग होना था, वो शेयर किए गए थे। तो हमें जब ये सारी 21 घंटे की बातचीत चली है तो उसमें दोनों ममालिक ने, ईरान की जानिब से अगर हम बात करें तो ईरान अपने उन 5 पॉइंट्स के ऊपर, जो 10 बेसिकली उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, लेकिन 10 में से 5 पॉइंट्स के ऊपर वो अपने खड़े थे। उनमें एक तो ये था कि हम किसी भी सूरत में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल है वो पहले भी हमारे पास था तो अभी हमारे पास रहेगा। लेकिन जो बातचीत का अभी तक की हमारे पास इतलाहात है उसके मुताबिक जो अमेरिकन वफद था, अमेरिकन डेलीगेशन था, वो एक चीज के ऊपर मुनहसर रहे हैं, या ज्यादातर उनका जो जोर है वो इस चीज पे रहा है कि ईरान जो है वो हमें इस चीज की गारंटी दे कि वो आने वाले वक्त में कभी भी एटॉमिक
पावर बनने के लिए कोई तरीकेकार नहीं इख्तियार करेगा, या वो इसकी कोशिश भी नहीं करेगा, और यहाँ तक कि अगर उसके पास कोई इस तरह की कुछ चीजें मौजूद हैं तो वो भी उनको खत्म करे। तो इस बात के ऊपर ईरान ने सहमति जो है वो अपनी नहीं दिखाई। ईरान ने बेसिकली तो ऑलरेडी वो ये कह चुके हैं कि हम तो पहले ही अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये चीज को मानना पड़ेगा सरकारी सतह पर कि हम ये चीज नहीं बना रहे हैं, और ना ही हमारा ऐसा कोई आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कोई इरादा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि आप हमें गारंटी दें इस चीज की, क्या आइंदा ये बात काम नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में कभी भी ये नहीं बनाएंगे। तो इस पर अभी डेडलॉक बरकरार है। अभी जो ईरान की आला क़यादत है उनके साथ भी बातचीत चल रही है, और जेडी वैंस साहब तो वापस जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी जो दो उनके मेंबर हैं वो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या, क्योंकि जेडी वैंस ने ये कहा है, जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, कि हमने अपनी जो जितनी भी हमारे पॉइंट्स थे जो मुज़ाकरात के डायलॉग के, वो हमने ईरान के हवाले कर दिए हैं। अब ईरान जाने, और ईरान की बॉल कोर्ट में बॉल है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए आगे का रास्ता क्या दिखाई देता है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम साथ देने को तैयार हैं। दूसरा, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, इस पूरे एपिसोड में जो ये कोशिशें हो रही है, पाकिस्तान की जो इमेज थी वो कितनी बदली है, कितना फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है? देखिए आने वाले इसमें टाइम में पाकिस्तान तो पहले दिन से आज भी पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बयान जारी किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कि अगर दोनों ममालिक जो हैं, दोनों अफ्रीकन, अमेरिका और ईरान, ये जंगबंदी के ऊपर जो इनका सीज फायर हुआ है, अगर ये अपने सीज फायर पर कायम रहते हैं, दोनों में से किसी भी मुल्क की जानिब से सीज फायर की खिलाफवर्जी नहीं की जाती, तो हम ये जो मीडिएशन का किरदार है हम आगे भी अदा करते रहेंगे। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा जो आपका सवाल है पाकिस्तान का इमेज, देखें पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तान मुल्क है जिसने इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में जंग बंदी को सीज फायर के लिए अपना किरदार अदा किया। पीएम शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट के ऊपर सीज फायर हुआ, और ये वो वाहिद मुल्क एक ही है पूरी दुनिया में जिसने फिजिकली प्रैक्टिकली दोनों ममालिक को मेज के ऊपर बिठाया और जंग बंदी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो बहुत से ममालिक, यूरोप, यूके और इसके अलावा गल्फ कंट्रीज से भी पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी के लिए बहुत सारे टेलीफोन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को आ रहे हैं, पीएम साहब उनसे बाकायदा तौर पर गुफ्तगू में हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान का इमेज जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर इस वजह से हुआ है कि लोग ये समझते हैं, मुल्क ये समझते हैं, बाकी ममालिक, कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये कोशिश भी की हो कि ये दोनों ममालिक जो है ये जंग खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जंग जो है वो अल्टीमेटली इस पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बाइस बनता है मुआशी, उसमें इस्तेहकाम नहीं रहता, तो अल्टीमेटली जो रीजन है वो पूरे का पूरा उससे मुतासिर होता है। तो बाकी ममालिक जितने भी हैं वो पाकिस्तान। लेकिन जोहेब साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे चूंकि अमेरिका का एक प्रेशर था जिसकी वजह से ये जो मीडिएटर का काम है ये पाकिस्तान कर रहा है। बहरहाल मुझे समय रोक रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राना अली जोहेब साहब, पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से अभी बातचीत की जो कोशिश है वो जारी है, रास्ते अब भी खुले हुए हैं। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. बढ़ते अगली खबर की ओर,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पत्र लिखा है और इसके समर्थन के लिए उनसे मांग की है। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसमें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा होनी है और इस संबंध में उन्होंने ये पत्र लिखा है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष के अपने तर्क है, क्योंकि इस पूरे अधिनियम के संशोधन के बाद परिसीमन की जरूरत पड़ेगी और परिसीमन से सभी जगहों की जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नेताओं के जो निर्वाचन क्षेत्र है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो पीएम मोदी ने 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ करने को लेकर खासतौर पर जोर दिया है। कहा है कि इससे लोकतंत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, जनता का विश्वास मजबूत होगा। पत्र में किसी एक पार्टी का इसे नहीं बताया, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय उन्होंने बताया है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने इसे बताया। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए पीएम ने अपील की है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से पूजा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, और नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं, इस संशोधन को कांग्रेस कैसे देख रही है, कितना इसका समर्थन करती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज लोकसभा राज्यसभा सांसदों को पत्र लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पर विपक्ष का एक सीधा सवाल है कि हर वक्त हर लेजिस्लेशन पे हर नीति पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? आप विपक्ष को साथ लेकर संवाद क्यों नहीं करते? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 चिट्ठियां लिखी प्रधानमंत्री को कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए 29 तारीख को और आप हेड करिए, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं, आप हेड करिए और सभी पार्टियों को बताइए। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस द्वारा लाया गया था, कांग्रेस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और मुझे लगता है अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी पार्टियां इसे सपोर्ट करती हैं। पर जब तक आप हमें परिसीमन की जनगणना की में आप क्या क्या प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि जब पिछले बार जब ये 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था तब सभी पार्टियों ने रिक्वेस्ट किया था प्रधानमंत्री जी से और सत्तासीन पार्टी से कि इसे 2024 के लोकसभा चुनावों में इंट्रोड्यूस किया जाए, और तब कहा गया था कि नहीं, इसमें परिसीमन करना पड़ेगा, जनगणना होगा, सब कुछ होगा करके ये 2027 तक के लिए कर दिया गया। लेकिन आज एग्जैक्टली 30 महीने बाद एक यू टर्न लिया गया और कहा गया कि हम इसको अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें दिक्कत महिला शक्ति आरक्षण विधेयक से नहीं, हम तो उसका एक मुश्त में सपोर्ट करते हैं। हमें दिक्कत है कि आप विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर उन्हें बताइए कि आप परिसीमन के बाद कितनी फीस बढ़ेंगी, नॉर्थ साउथ डिवाइड तो नहीं होगा, नॉर्थ साउथ ऐसा ना हो कि साउथ के स्टेट्स के साथ इसमें इनजस्टिस हो जाए, नॉर्थ के स्टेट्स का बढ़ जाए, कितनी सीटें बढ़ेंगी, किस प्रकार होगा, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक चिट्ठी लिख देते हैं कि आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप जो डिटेल्स होता है, फाइनल डिटेल्स होता है, वो आप पार्टियों से डिस्कस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी से यही है कि आप संवाद क्यों खत्म करना चाहते हैं? जब आपको नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने 3 चिट्ठियां लिखी है कि देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी सारे सांसद चुनाव प्रचार में बिजी हैं, क्योंकि वो जिस राज्यों से आते हैं वहाँ चुनाव प्रचार करना जरूरी है। आज जब ये बार बार कहा जा रहा है कि आप 29 तारीख के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उसमें रखिए, 15 दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन चलिए, कुल मिलाकर टाइमिंग को लेकर आपके सवाल है और साथ साथ परिसीमन को लेकर है। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा धवन जी, आखिरकार ये जो विपक्ष का विश्वास है वो आप लोग जीत क्यों नहीं पा रहे, और ये परिसीमन का जो मुद्दा है वो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, और चुनाव के ठीक पहले ये जो टाइमिंग है इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी? सनी जी, पहली बात तो स्टूडियो की वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। मैंने पहले भी आग्रह किया था, मुझे विपक्ष की जो प्रवक्ता है उनकी आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो स्टूडियो की वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। आपने कहा कि ऐसा क्या बात है कि हम विपक्ष का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, हमें जनता का विश्वास जीतना है, हमारी लायबिलिटी जनता के प्रति है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, जिन्होंने चुनकर हमें केंद्र सरकार में तीसरी बार और राज्यों की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर बनाया है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है हमारा विश्वास जीतना।
लेकिन साथ में लेके तो विपक्ष का चलना काम पड़ेगा है- ना आपको। आप अगर लीड कर रहे हैं तो आपको उनको भी लेके चलना पड़ेगा। आपको देखिए, पार्टी के जनता प्रवक्ता उनसे कहने जवाब की जिम्मेदारी मांगेगी, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि जो जनता के हक की बात है, मैं एज ए प्रवक्ता यहाँ पर बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा वोट का अधिकार मेरे पास भी है, तो मैं इस देश की नागरिक भी हूँ। उस नागरिक होने के नाते भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं विपक्ष के इन प्रवक्ताओं से और विपक्ष के ये जो बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे जी हैं, चाहे वो राहुल जी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, कोई भी है, इनसे ये सवाल पूछने का अधिकार मेरा भी है कि महिलाओं को जब हम बराबरी का दर्जा देने की बात इतने वर्षों से राजीव गांधी जी के समय से, इंदिरा जी के समय से करते आए और हक देने की जब बात थी, तो क्यों नहीं लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को? जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाया। ये जो विचार था उसको फलीभूत करके बताया और अब राज्यों की सरकारों में ये पारित होने के लिए जाएगा। ठीक है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन लेकिन नेहा जी एक और क्लियर कर दीजिए कि ये जो परिसीमन है, क्या 2011 की जनगणना के आधार पर इसका परिसीमन होगा या फिर अभी जो जनगणना चल रही है उसके आधार पर होगा? देखिए, ये तो बहुत ही, मैं कहूंगी कि लापरवाही वाला प्रश्न विपक्ष की तरफ से है कि जनगणना 2011 वाली चलेगी या अब वाली चलेगी। अब वाली जनगणना किसके लिए करवा रहे हैं? आगामी चुनावों के लिए करा रहे हैं और किसके लिए कराएंगे? तो अब जनगणना जब हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, तो परिसीमन उस पर आधारित होगा या 2011 की जनसंख्या काउंट पर आधारित होगा? देखिए, नंबर ही तो हमने काउंट करने हैं ना। बहुत लापरवाही वाला प्रश्न है ये तो। परिसीमन होगा, लेकिन परिसीमन चलिए, कम से कम होने- आपने ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाली जो जनगणना है उस पर ये आगे अधिनियम में संशोधन होगा। बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी आपका, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बढ़ते हैं मथुरा के वृंदावन में जो नाव हादसा हुआ था उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। 2 और शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि इस बीच आपको बता दें कि रायपुर में सीएम साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मुख्यमंत्री निवास पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और कई मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी इसमें मौजूद है। शाम को सांसद, विधायकों की भी वर्चुअल बैठक इसके लिए होनी है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। बता दें कि फिलहाल वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है वहां पर 19 महिला विधायक है जो कि लीड कर रही है और अगर 33% आरक्षण लागू हो जाता है तो ये बढ़कर 21-22 तक इनकी संख्या पहुंच जाएगी और लोकसभा में भी 4 से 5 सांसदों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जिस तरह से फिलहाल अभी 2 लोकसभा के लिए सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, तो इस बैठक के जरिए आने वाले समय के लिए चर्चा की जा रही है क्योंकि परिसीमन भी होना है। परिसीमन के बाद जाहिर सी बात है सीटें बढ़ेगी और सीटें बढ़ेगी तो कई नेताओं की जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें बदलाव आएगा। बढ़ते आगे रुक करते हैं मथुरा के वृंदावन की खबर का, जहां पर 2 और शव बरामद हुए हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 13 हो चुका है। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ था, इस हादसे को लेकर लगातार सभी ने चिंता जाहिर की थी। 22 लोगों का रेस्क्यू इस ऑपरेशन में किया गया और एसटीएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और अन्य टीमों ने मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हालांकि अभी भी 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन होना बाकी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 13 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पीएसी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। घायल श्रद्धालुओं का इलाज वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में जारी है। मांड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह इलाज उनका चल रहा है। इधर नाविक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर्च अभियान चल रहा है। जो नाव दुर्घटना हुई थी उसके क्रम में अभी एक डेड बॉडी और रिकवर हुई है
जिसके बारे में अभी हम लोग इसमें और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार किया है। प्रदीप शुक्ला के जो तार हैं वो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि ये यहां से ऑपरेट करता था और प्रदीप शुक्ला शूटरों को हायर करता था। टारगेट की रेकी करना, हथियार उपलब्ध कराना, ये इसका काम था। वारदात के बदले 2 से 3 लाख रुपए तक के दिए जाते थे। फर्जी सिम, सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए पुलिस से वो बचता था और 17 अप्रैल तक के लिए इसको रिमांड पे लिया गया है। गोवा, पंजाब, हरियाणा तक इसकी तार जुड़े हुए। फरारी ये काट चुका है, लंबे समय से फरार था। एसटीएफ और एसआईटी पूरे गैंग नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तो प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। ये मुरैना से गैंग ऑपरेट कर रहा था। प्रदीप शुक्ला हैरी बॉक्सर के संपर्क में था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है। तो अब धीरे धीरे इनके तार खंगाले जा रहे हैं, जानने की कोशिश की जा रही कि कौन कौन इनके साथ जुड़ा था। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनको संक्रमण हो गया था और जिसकी वजह से वो बीमार चल रही थी। बता दें आपको कि 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए थे और लगातार 7 से ज्यादा दशकों से बॉलीवुड में वो सक्रिय रही है। पिया अब तो तू आजा जैसे कई हिट गाने उन्होंने दिए हैं और लता मंगेशकर के साथ साथ उनका जो नाम है वो संगीत जगत में उनकी जादुई आवाज के लिए अक्सर लिया जाता रहा है। दम मारो दम जैसे हिट गाने उन्होंने दिए, जो कि आज भी लोगों के दिलों में, जहन में उनको याद आते हैं। जिस तरह से ये खबर आई उसके बाद संगीत जगत में और आम लोगों में शोक की लहर है। किसने क्या प्रतिक्रियाएं दी है वो भी आपको सुनवा देता है। भाषांमधून अनेक गीतं गायलीत आणि ती आज अभिमा छो आनंद भोसले, माझी आई श्रीमती आशा भोसले यांचं आज निधन झालं आहे। उद्या दुपारी सकाळी 11 ते 2 त्यांच्या ज्या तिथे राहायच्या कासा ग्रँड लोअर परेल तिथं लोकांनी येऊन त्यांना भेटावं। त्यांचा हमारे साथ बॉलीवुड के सिंगर सुनील सोनी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, कैसे याद करेंगे आशा जी को आप? हेलो जी, सुनील जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, कैसे याद करेंगे आशा जी को आप? नमस्कार, प्रणाम जी। मैं आज ये दुखद समाचार सुनकर के बहुत ही व्यथित हूं कि कल हमारी संगीत की देवी आशा भोसले जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बहुत क्षति है इस तरह से उनका जाना संगीत की जगत के लिए और हम सब के लिए, जो उनके शिष्य के बराबर ही थे, उनको हमेशा सुना करते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी के लिए बिल्कुल सोचा ही नहीं क्षति है। जी जी, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उनको, उन्हें बहुत शुक्रिया हमारे साथ चरणों में। सुनील जी। तो पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था आशा भोसले को।
तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।